जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स लॉज़ जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर का। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास टैक्स ईयर 3 तरह के होते हैं, उनके 3 टाइप्स हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जिसमें हमने नॉर्मल टैक्स ईयर को, स्पेशल टैक्स ईयर को और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को विद एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं, अगर मेरा पहले नॉर्मल टैक्स ईयर है और स्पेशल टैक्स ईयर करवाना चाहता हूँ, या स्पेशल टैक्स ईयर है और नॉर्मल टैक्स ईयर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है पर्सन, कि पर्सन क्या होता है। पर्सन क्योंकि नॉर्मली जो पर्सन है हम इंडिविजुअल को कहते हैं, लेकिन ये रूल है हर सब्जेक्ट का कि अगर एक सब्जेक्ट में एक वर्ड यूज़ किया गया है, जिसकी जनरल मीनिंग है और अगर वो सब्जेक्ट या वो रेलेवेंट जो भी फ़ील्ड है, अगर उस वर्ड को अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन कर लेती है, तो ये कंपल्सरी बन जाता है कि जो उस फ़ील्ड ने जिस तरह डिफ़ाइन किया है, हमने उसको उस सब्जेक्ट में उसी तरह क्या करना है, यूज़ करना है। जी, पर्सन, पर्सन की मीनिंग है, अब वो पर्सन में 3 चीज़ें इंक्लूड कर रहा है। पर्सन मीन एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल तो है ही है। और a company or association of persons incorporated, formed, organized और established in Pakistan or elsewhere। जी जनाब, पहले बात करते हैं कंपनी कि कंपनी अगर वो पाकिस्तान की किसी कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, वो क्या है आपकी पाकिस्तान के टैक्स लॉ में पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या पार्टनरशिप पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी भी मुल्क में है, वो पाकिस्तान के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपकी पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती है। ठीक है? उसके अलावा जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, या पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी भी जो हैं ये आपकी किस में आती हैं, आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आती हैं। अब पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन पूरी दुनिया के सारे इंडिविजुअल, कंपनी मीन दुनिया की सारी कंपनियां, और फेडरल गवर्नमेंट सारी, फॉरेन गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो आपकी कंपनी की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। अब हम जाते हैं दोबारा कहाँ पे, स्कोप ऑफ टैक्स ईयर पे। हमने कहा था इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक दुनिया के हर इंडिविजुअल ने, पूरी दुनिया के हर कंपनी ने और पूरी दुनिया की हर पार्टनरशिप बिज़नेस ने क्या करना है, पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। बल्कि ऐसा नहीं है। पर्सन तक अगर हम लिमिटेड रहे तो फिर ऐसा ही है। लेकिन पर्सन के कॉन्सेप्ट को, पर्सन में फर्दर हम डिस्कस करेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें हमें क्लियर होगा कि भाई कौन से पर्सन ने पाकिस्तान में टैक्स पे करना है और कौन से पर्सन में पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करना। ठीक है? अब नेक्स्ट मेरे पास आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जी आपकी क्या है, पार्टनरशिप, सिंपल डेफिनेशन है, फर्म, 2 और 3 मोर पर्सन्स। एक इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये कॉन्सेप्ट आपको चलता आ रहा है सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ठीक है ना? तो इस वजह से, क्योंकि ये पहले था, अब पाकिस्तान के मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ है और ऐसे टाइप्स की बिज़नेस या पार्टनरशिप्स भी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए अब भी उन्होंने लॉ में ये टर्म अभी तक इंक्लूड की हुई है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है? अब कंपनी, हमने कंपनी लॉ में, सी लॉ में कंपनी को किस तरह डिफाइन किया था कि कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और एनी अदर कंपनी लॉ। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने कह देना है कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017, क्योंकि अब ये ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है 1984, ये अब ये रिपील्ड हो चुका है और ये 2017 में नया कंपनीज एक्ट आया था। अब उसके अकॉर्डिंग जब क्या करते हैं, ये डिफाइन होता है, ठीक है? नेक्स्ट, ए स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब स्मॉल कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक के अंदर जो भी हम आज पढ़ रहे हैं,
इसमें 4 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो जो वो एज़ अ डेफिनिशन भी पूछी जाती हैं और उन पर सिनेरियो भी बनाकर पूछा जाता है। हम अभी उनको डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है स्मॉल कंपनी। हम स्मॉल कंपनी की डेफिनिशन यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ये लिखी हुई है, ठीक है? तो स्मॉल कंपनी होने के क्या फ़ायदे हैं और लार्ज नॉर्मल कंपनी होने के क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कंपनी में हमारे पास क्या आ गई? कंपनी एज़ डिफाइंड इन 2017, ठीक है? फिर है कंपनी स्मॉल कंपनी, ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है ये आपने पढ़ी होगी कंपनी लॉ के अंदर। अब उसमें क्या इंक्लूड करता है? कहता है कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कोई कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, कोई भी कंपनी जो किसी बाहर के मुल्क में रजिस्टर्ड हो, ठीक है? या कोई ऐसी कंपनी जैसा कोई इंस्टीट्यूट जिसको रेलेवेंट अथॉरिटी ने, जो लॉ ने एज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर किया हो, ठीक है ना? वो आपकी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। ये मतलब एक ब्रॉडर फॉर्म है जो बहुत सारी कंपनियों को, बिज़नेसेस को क्या करती है? मर्ज करती है। जो कंपनी है, कंपनी लॉ के अंदर जहाँ पर कंपनी लॉ में जो कंपनी सिंपल है वो क्या है? ऐसी कंपनी जो कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है? जैसे लेकिन अगर मैं देखूँ बैंक्स, वो तो रजिस्टर्ड होते हैं, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। या मैं देखूँ इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखूँ, वो रजिस्टर्ड होती हैं, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, वो कंपनी लॉ में तो नहीं यार फॉल करती। इसलिए उन पर भी रेलेवेंट लॉ या कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट अप्लाई करवाने के लिए उन्होंने इसको बॉडी कॉर्पोरेट में क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया। ठीक है? उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट की एक ब्रॉडर टर्म दी है, तो उसमें उसको क्या कर दिया उन्होंने? इंक्लूड कर दिया, ठीक है? मुदारबा, ये एक इस्लामिक टाइप ऑफ बिज़नेस है, जिसमें आप मतलब इन्वेस्टर कोई और होता है और हम एज़ ए मैनेजमेंट में उसकी क्या करता हूँ, बिज़नेस को रन करता हूँ और अपना सर्टेन परसेंटेज क्या करता हूँ, उसमें से लेता हूँ। वो भी आपकी क्या आती है? कंपनी में फॉल करती है। एनी नेक्स्ट क्या है? ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जैसे कि हमारा कंपनीज एक्ट 2017 है, जो किसके रिलेटेड है? कंपनी की फॉर्मेशन के रिलेटेड है। सिमिलरली अगर बाहर की किसी कंट्री का ऐसा लॉ है कि कोई बिजनेस उस लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, तो आपके टैक्स लॉ के लिए क्या है? कंपनी है। A foreign association, whether incorporated or not, which the board has by general or special order। अब कोई ऐसी फॉरेन एसोसिएशन है या कोई एंटिटी है जिसको आपके एफबीआर ने, बोर्ड ने, मैंने क्या कहा था जब भी, सॉरी, आपके लॉ में, आपके टैक्स में वर्ड यूज होगा बोर्ड, इसका मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो कह रहा है कि ऐसी कोई एसोसिएशन, फॉरेन एसोसिएशन, जो किसी फॉरेन कंपनी के लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, फॉरेन कंपनी नहीं है, लेकिन आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान के टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए उसको कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो वो भी क्या होगी? आपकी कंपनी होगी। जी, नेक्स्ट क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी जो है चारों की चारों, सॉरी 5 की 5, वो आपकी एज़ अ कंपनी कंसिडर होंगी। लोकल गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी क्या होगी? कंपनी कंसिडर होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी क्या होंगी? कंपनीज़ होंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में कंपनी की टैक्सेशन है ही नहीं। तो आपको इस फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में, जो छोटी-मोटी डेफिनिशंस हैं, आपने वो क्या करनी है? याद कर लेनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन, ये क्या होती है? हम ये भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? और ट्रस्ट और एन इक्विटी और बॉडी एस्टेब्लिश्ड, ये आपके ट्रस्ट होते हैं, हम इसको भी हम एक तरह के एनपीओ कह देते हैं, लेकिन इसकी भी टैक्सेशन एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जी, लोकल गवर्नमेंट आपको पता है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ट्रस्ट मीन्स आपको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है इसको, ठीक है? अब आते हैं पब्लिक कंपनी की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनिशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनिशन। इसमें से वो आपके पेपर भी देते हैं, ठीक है? और इसमें ही वो क्या करता है आपके, सॉरी, इसमें वो सैंपल क्वेश्चन भी देता है, सैंपल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी देता है, डेफिनिशन पूछता है और सिनेरियो भी पूछता है। अब हम इस पब्लिक कंपनी को दोनों एस्पेक्ट्स में डिस्कस करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको याद करनी पड़ेगी। याद में क्रैम नहीं करना पड़ेगा। जो आप छोटा-सा पॉइंट बना लें नोट टाइप, कि पहले पॉइंट में क्या लिखा है, आप नोट बना लें, दूसरे में नोट बना लें। आप नोट बना लें वर्ड में, ठीक है ना? 4-5 लाइनों में। तो आपकी क्या हो जाएगी, आप उसको बाद में अपने अपने वर्ड में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी, हमने कंपनी लॉ में जो पढ़ी थी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, उनकी डेफिनेशन डिफरेंट थी, ठीक है?
अब टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली पब्लिक कंपनी वो होगी जो ये चारों में से कोई क्या कंडीशन जिसकी मीट हो रही होगी किसी भी टाइम पे, ठीक है? वो कंडीशन कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। अगर वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। ये प्राइवेट कंपनी मीन द कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। ये सिर्फ डेफिनेशन टैक्स पर्पज के लिए है, ठीक है? पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच not less than 50% of shares are held by the federal government और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की हर वो कंपनी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा के शेयर्स होंगे, 50% भी इंक्लूडेड है, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होंगे, वो आपकी पब्लिक कंपनी होगी। क्लियर? हम बात करते हैं अब यहाँ पर आपकी फेडरल गवर्नमेंट की। हम करते हैं बात वापडा की। ये वापडा क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और मैं कहता हूँ कि जनाब वापडा में गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो 97% है। अब ये क्या आपकी क्या है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है? अब मैं फिर कहता हूँ कि एबीसी कंपनी है, उसमें जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो 49% ओनरशिप है ऑफ गवर्नमेंट। ये आपकी प्राइवेट कंपनी है क्योंकि ये कंडीशन मीट नहीं कर रही। ये बात क्लियर, सिंपल बात है इंतहाई। ये नेक्स्ट क्या है, एक कंपनी, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है? अब मैं कहता हूं ऑफ यूएई, सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान की कंपनी एबीसी में 50% शेयर्स हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, और एक फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, पहली बात थी कि फॉरेन गवर्नमेंट के पाकिस्तान की किसी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, वो पब्लिक कंपनी है। अब दूसरी बात कह रहा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी की पाकिस्तान की कंपनी में 50% ऑनरशिप या उससे ज्यादा की ऑनरशिप है, वो पब्लिक कंपनी है, बशर्त ये कि वो फॉरेन कंपनी फुल्ली ओन्ड बाई फॉरेन गवर्नमेंट होना चाहिए। यहां पर क्या कह रहे हैं, फॉरेन कंपनी ओन्ड बाई फॉरेन गवर्नमेंट। अगर वो फॉरेन कंपनी पूरी की पूरी फॉरेन गवर्नमेंट की ही है, मतलब उसमें ऑनरशिप सारी सारी किसके पास है, फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तो फिर वो कंपनी क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। जी डिस्कस करते हैं। ए लिमिटेड पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑन 80% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है? एंड माइक्रो यूएसए गवर्नमेंट हैज 90% ओनरशिप इन माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा जी, अब ये क्या है कि एक लिमिट ए लिमिटेड कंपनी है पाकिस्तान में। अब वो जो कंपनी है उसमें 80% जो शेयर्स हैं वो क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में यूएसए के जो शेयर्स हैं, जो ओनरशिप है वो 90% है यूएसए गवर्नमेंट के। अब क्या ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी है? यहाँ पे तो देखिए ना, डेफिनेशन पढ़ दें दोबारा। और ए फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, a company in which not less than 50% of the shares are held by a foreign company owned by a foreign government। अब 50% शेयर जो है पाकिस्तान की कंपनी में किसके हैं, फॉरेन कंपनी के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। लेकिन वो जो फॉरेन कंपनी है वो फॉरेन गवर्नमेंट उसको 100% ऑन नहीं करती, तो ए लिमिटेड
इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब हम दोबारा जहां पे एग्जाम्पल इसको कॉपी करते हैं, ए लिमिटेड है, हम कहते हैं कि ए लिमिटेड यूएसए हैज 60% इन ए लिमिटेड। ठीक है, अब यूएसए गवर्नमेंट के कितने शेयर हैं ए लिमिटेड में? 60% ऑनरशिप है। हमने क्या पढ़ा था? इन कंपनी which has not less than 50% of the shares are held by foreign government। ये सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली 50% शेयर हेल्ड कर रही है, तो ये आपकी क्या है? पब्लिक कंपनी है जी। इस केस में हमारे पास जो लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी। इस केस में क्या बन जाएगी? ये प्राइवेट कंपनी। दोबारा इसको हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कितने परसेंट शेयर ऑन कर रहा है? एग्जैक्ट 50%। ठीक है, और जहां पर यूएस गवर्नमेंट की ऑनरशिप है वो 100% है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है किसकी? यूएसए गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर हमारी क्या बात हो रही थी? दोबारा वो लाइन पढ़ते हैं। A company in which not less than 50% of the shares are held by a foreign company owned by a foreign government। अब ये जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इस केस में किसकी ऑनरशिप में है? यूएसए की फॉरेन गवर्नमेंट की ऑनरशिप में है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं। 50% शेयर्स भी हैं फॉरेन कंपनी के, और वो फॉरेन कंपनी किसकी ऑनरशिप में है? फॉरेन गवर्नमेंट की फुल ऑनरशिप में है। तो ये आपकी हो जाएगी पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ए कंपनी whose shares were traded on registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remained। देखें, ये बात जहां तक आसान, जो लिखा हुआ है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है वहां पर आपकी कंपनी क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर, मतलब किसी भी टाइम पे, आखिरी दिन भी हो सकती है, पहले दिन भी हो सकती है। ठीक है ना? इन टैक्स ईयर एंड, अब साथ में एक और कंडीशन लग रही है, एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। एंड ऑफ ईयर क्या होता है? 30 जून। हम बात कर रहे हैं फिजिकल ईयर की, टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर हमारा जो नॉर्मली आईडी जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अब वो ये कह रहे हैं, एक कंपनी जो किसी भी टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर हुई है उस साल में 12 मंथ में, और वो आखिरी दिन 30 जून तक रजिस्टर्ड रही है, वो आपकी पब्लिक कंपनी होगी। हाँ, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। बी लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक चेंज टिल जून 30, 2021। ठीक है, हम इसको यहां से एग्जाम्पल यहां से कर लेते हैं जी। जी, पहली बात पे आते हैं। पीपीएल इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। ठीक है जी, कंपनी तो ये बन गई। एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है। 59% ऑफ द शेयर इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड। अब देखिए 59% शेयर किसने हेल्ड किए हुए? बीबीसी लिमिटेड हेल्ड किए हुए। यहां तक लग रहा है कि पब्लिक कंपनी है। अगर बीबीसी लिमिटेड, ठीक है जी, यहां तक लग रहा है कि पब्लिक कंपनी है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम, फॉरेन कंपनी है। साथ दूसरी कंडीशन लग गई, अगर फॉरेन कंपनी के पाकिस्तान की कंपनी में शेयर होंगे, वो तभी पाकिस्तानी कंपनी पब्लिक कंपनी होगी जब वो फॉरेन कंपनी फुल्ली ऑन्ड बाई फॉरेन गवर्नमेंट होगी।
लेकिन यहाँ पर 97% ओनरशिप फॉरेन गवर्नमेंट की, तो ये हमारी पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है, अब हमें एग्जांपल ये वाली पढ़नी थी एक्चुअली में। एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस। अब ये कौन सी पब्लिक कंपनी है जो कंपनी लॉ की डेफिनेशन मीट कर रही है? हमने पब्लिक कंपनी कौन सी पढ़नी है? जो आपके टैक्स लॉ की डेफिनेशन को मीट करे। ठीक है, whose shares were traded on Pakistan Stock Exchange from 1 अगस्त 20 until 29 जून 21। ठीक है, ये बात पढ़ ली कि जिसके स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर 1 अगस्त 20 से लेकर अंटिल 29 जून 21 पर ट्रेड हुए, लेकिन 29 जून जून को वो क्या हो गई है? डी लिस्ट हो गई है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। दोबारा वो पॉइंट पढ़ते हैं। A company whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year। यहां तक की बात करते हैं, यहां तक में ये कल कंडीशन, पहली कंडीशन क्या हो रही है? यहां तक मीट हो रही है, पूरे साल में किसी टाइम भी वो क्या रही है? रजिस्टर्ड रही है, लेकिन वो क्या हो गई है? डी लिस्ट हो गई है 29 जून को। अब and which remained listed on that stock exchange at the end of the year। दूसरी कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसीलिए जो कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड है हमारे टैक्स पर्पज के लिए लिमिटेड कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी नहीं है। अब हम मल्टीपल करते हैं, समझ आ गई? वो कहते हैं कि जनाब कंपनी है, उस लिस्ट उसकी जो लिस्टिंग डेट है जून 1 2021 है। ठीक है, और वो रिमेन लिस्टेड रही है 30 जून कि वो आखिरी डेट तक लिस्टेड रही है, रजिस्टर्ड रही है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। एग्जांपल बी, सी लिमिटेड। अब ये देखिए, कंपनी पूरा साल रजिस्टर रही है, जुलाई 1 से लेकर 29 जून तक, लेकिन जो जून 30 पे, जून 29 पे वो क्या हो गई है? डी रजिस्टर हो गई है, डी लिस्ट हो गई है। ये आपकी पब्लिक कंपनी नहीं है, ये क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी। दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए कि किसी टाइम पर किसी वक्त वो रजिस्टर रही है और वो लास्ट डेट तक रजिस्टर थी, वो आपकी पब्लिक कंपनी है। डी लिमिटेड, नेक्स्ट एग्जांपल, एक कंपनी है, उसकी लिस्टिंग डेट क्या है? जून 30 2021। ठीक है, और वो क्या रही है? रिमेन लिस्टेड। अब आप देखें, एक बंदा है, ठीक है ना, उस बंदे ने, अब वो रजिस्टर ही कहा, और एक कंपनी है जो रजिस्टर ही कहा किस डेट पे हो रही है? ईयर एंड पे हो रही है, 30 जून 21 पे हो रही है, ऑटोमेटिकली वो साल के आखिरी टाइम पर भी रजिस्टर रही होगी। अब हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सचेंज पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर। अब ये 30 जून पे रजिस्टर होकर एनी टाइम की ये जो है कंडीशन मीट कर गई है, एंड रिमेन लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो आखिरी डेट पर वो दूसरी कंडीशन में मीट कर गई है, सिर्फ एक दिन की वजह से ये क्या बन गई है? पब्लिक कंपनी बन गई। समझ रहे हैं? अब ऊपर वाली कंडीशन, ये एग्जांपल देखें, इसमें वो पूरे एक पूरा साल वो क्या रही है? रजिस्टर रही है, सिर्फ एक दिन रजिस्टर नहीं रही, तो वो प्राइवेट बन गई है। यहाँ पर ये पूरा साल रजिस्टर नहीं हुई, आखिरी दिन रजिस्टर रही है और लास्ट डेट तक रजिस्टर रही है, तो ये क्या हो गई है? वो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो गई है। जो फोर्थ पॉइंट है, ए यूनिट ट्रस्ट whose units are widely available to the public and any other trust as defined in this act। ये अपने पॉइंट जस्ट वैसे याद कर लेना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, इसमें सिनेरियो नहीं बनेगा आपके सिलेबस में। ठीक है, इन तीनों पे आपके सिनेरियो बनते हैं। आपको जो एग्जांपल मैंने करवाई भी हैं, आप अगर देखें यहाँ पर गिवन थी, हमने वो डिस्कस की है।
हम आगे वाली भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ NWFP होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर इन ABC लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ABC लिमिटेड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। तो कोई बात नहीं। अब देखें यहाँ पर एंड की बात लिखी हुई भी नहीं है, और लिखा हुआ है हर पॉइंट के एंड पे, ठीक है ना। इनमें से कोई भी अगर पॉइंट मीट कर रही है कंडीशन, आपकी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। यहाँ पर देखिए NWFP, मेरे ख्याल में ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, आपका जो पहला था नाम था वो यही था। तो 50% शेयर वो है, अगर वो ओनरशिप है उसके पास, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, आपकी पब्लिक कंपनी बन जाएगी जी। पॉइंट 3, गवर्नमेंट होल्ड द, ओके, तो ये आपकी क्या है, पब्लिक कंपनी है फॉर टैक्स पर्पसेस, ठीक है। अगर लाजमी नहीं कि चार सारी कंडीशन मीट करें, अगर कोई एक कंडीशन मीट कर रही है वो आपकी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी जी। पब्लिक कंपनी, BRR is a public company under the Company Ordinance 1984. 41% of the shares are held by a federal government, 50% of the shares are held by Saudi Arabia, and 9% by the individual and group companies, BRR। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट वाली जो कंडीशन है वो मीट नहीं कर रही, 41% शेयर हैं, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये पब्लिक कंपनी नहीं है। 50% बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, अब ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया डायरेक्टली ऑन कर रही है, ये कंडीशन मीट कर रही है हमारी। अब देखें, नॉट लेस देन 50% विश बाय फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन कर रही है, ये आपकी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर बता सकते हैं पब्लिक कंपनी ऑफ पाकिस्तान टैक्स पर्पस, मेन कंपनी इन विच नॉट फॉरेन गवर्नमेंट, तो देयर फॉर द बीबी और जो है उसमें जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया वो ऑन कर रही है, तो आपकी ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। Company under the law of the United Kingdom relating to the incorporation of the companies has been operating। ये तो आपको पता है कि हमने भी डिस्कस किया था कि ये देखें, जो भी कंपनी है जो अगर किसी फॉरेन लॉ के अंदर भी बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, तो पाकिस्तान के लॉ के लिए क्या आपकी वो कंपनी कंसिडर की जाएगी, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ हमारी पब्लिक कंपनी डिफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, ये लिखा हुआ है, इजी बात है, ये भी सिंपल सी बात है, आपने पढ़ लेनी, याद नहीं करनी। फिर आपने आना है एनपीओ पे। एनपीओ से पहले हम पढ़ते हैं आपकी संभाल कंपनी। जिस तरह आपका पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली आपकी जो संभाल कंपनी है उसकी डेफिनेशन क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। ये संभाल कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। ये पहली कंडीशन है। संभाल कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। ये वाली कंडीशन मीट होगी तो फिर ही हम फर्दर पॉइंट्स पे जाएंगे। अगर वो रजिस्टर्ड हुई 30 जून 2005 पे है या उससे पहले है, तो वो संभाल कंपनी में फॉल ही नहीं कर सकती। पहली बात समझ आ गई। अब हम आते हैं, हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स क्या होते हैं, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आपकी रिटेन अर्निंग्स। तो आपने क्या करना है, आपने उसको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स पड़े हुए हैं उन सबको आप सम करेंगे। अगर उन सबका सम 50 मिलियन रुपीज से ज्यादा का नहीं है, 50 मिलियन रुपीज है तो खैर है, क्योंकि कह रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज, ठीक है ना। 50 मिलियन इस कंडीशन में इंक्लूडेड नहीं है। अगर 50 मिलियन या उससे कम है तो फिर आपकी वो कंपनी में फॉल करती है। हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में किसी भी पॉइंट पर 250 अगर एम्प्लॉइज आपके हैं, 250 250 आपके एम्प्लॉइज हैं तो खैर है, या उससे कम है तो खैर है, उससे एक्सीड नहीं करने चाहिए। हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन रुपीज, ये आपकी बन जाती है 250 मिलियन रुपीज, मतलब 250 मिलियन, आपका 25 करोड़ बनता है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर सेल्स 25 करोड़ से कम है तो भी आपकी इस कंडीशन में फॉल करेगी।
and is not formed by the splitting up or the reconstitution of a company already in existence। जी, पहली बात, चारों कंडीशंस का एट ए टाइम मीट होना जरूरी है, क्योंकि जहां पर आपका एंड लग गया, ये चारों मीट करेंगी फिर आपकी क्या होगी, संभाल कंपनी होगी। अगर चारों में से तीन मीट कर रही, जो तो मीट नहीं कर रही, ठीक है ना, आपकी संभाल कंपनी नहीं होगी, वो आपकी पब्लिक नॉर्मल कंपनी होगी। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। लेट्स सपोज पेप्सी की बात कर लेते हैं। अब पेप्सी के पता नहीं कितने यूनिट्स हैं पाकिस्तान में, इवन लाहौर में उसके 3 यूनिट्स हैं, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, गुजरावाला में है, ठीक है। अब फैसल अगर पेप्सी क्या करती है कि हर यूनिट को अपनी क्या कर देती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना देती है, कहते हैं जनाब आप अपना खुद संभालें। अब वो उन्होंने सेपरेट कर दिया अपना काम, मैनेजमेंट मैनेजमेंट सेपरेट कर दी है। अगर एक उसका एक यूनिट है, लाइक मैं कहता हूँ कि मुल्तान वाला, उसकी अगर सारी कंडीशन मीट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो नई कंपनी नहीं बनी, वो एक ऑलरेडी कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी स्प्लिटिंग आपसे वो एक यूनिट बना है, तो ये कंडीशन सारी मीट हो भी रही हैं, तो जो चौथी कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो आपकी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो आपका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस। यहाँ पर इंडिविजुअल कभी भी एनपीओ नहीं हो सकता, एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ठीक है जी। एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर और डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब आप किसी कोई सोशल वर्क कर रहे हैं। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज एनपीओ। आपने भी जैसे कंपनी लॉ में पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर ने अप्रूव किया होगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि जो आप अपनी एनपीओ रजिस्टर करवाते हैं कंपनी लॉ में, वो फॉर एवर होती है। उसकी कंडीशन आप पढ़ लेंगे वहां पर, अगर आप वो कंडीशन मीट नहीं करते, फिर आपको आप वहां से आपको लाइसेंस क्या होता है, आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, ठीक हो गया जी। अगर कमिश्नर को आपने एप्लीकेशन दी है, वो कहता है यार अब आपको ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट होना चाहिए, आपने उस फॉर्मेट में ये चीज़ इंक्लूड करनी है, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स भी क्या करने हैं, अटैच करने हैं और अप्लाई करने हैं। उस एप्लीकेशन की बेस पर कमिश्नर आपको अप्रूवल दे देगा, ठीक है जी। आपके ना दो हैं। अब इस टॉपिक में से जो हमने पर्सनल वाला पढ़ा है, कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, कई बार। हम उसको डिस्कस करेंगे जी, पास्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं अपना इसके पास पेपर डिस्कस कर लेते हैं। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे आप कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, काइंडली कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।